Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. Welcome back to the lecture number 5 of rotational motion. In previous class we studied about moment of inertia, है ना, और moment of inertia के कुछ questions भी किए थे जिसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैसे निकाला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कैसे निकाला जाता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग mr²/2 होता है, डिस्क का भी रिंग का mr² होता है, डिस्क का mr²/2 होता है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड भी हम लोगों ने फाइंड किया था कि रॉड का कितना होता है, तो वो ml²/12 होता है। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स का फाइंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मास हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी का भी हो, है ना। बेसिक जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का, बेसिक फॉर्मूला हमारा जो फंडा है वो क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ r² इंटू dm, जिसमें r क्या है, उस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अब जब हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहेंगे तो हमें छोटे छोटे मास लेके उन्हें एड अप करना पड़ेगा, और जब हमारे पास डिस्क्रीट मासेस रहेंगे कि m1, m2, m3, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है बेसिकली ये देखना है हमें। ये अगर हम फाइंड कर पाए तो हम सिंपली m1 r1² प्लस m2 r2² करके आसानी से लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और अच्छे से समझते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दो इम्पॉर्टेंट थियरम्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पहला थियरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। ठीक, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम पहले तो होता क्या है ये देखिए, है ना, कि लेट अस से कि इस तरीके का कोई 2D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डिस्क शेप का एक वाइट ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, तो मान लेते हैं इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसका रोटेशन जो है वो किस किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, तो बहुत सारी एक्सिस के अबाउट 3 एक्सिस हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है तो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही लागू होता है, ये वैलिड होता है। ठीक, क्या देखिए क्या कहा गया है कि इफ एक्सिस 1 and 2 आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। ठीक, एक्सिस 1 कौन सी है, ये है आपके सामने एक्सिस 1। ठीक, ये आपके सामने एक्सिस 1 है जो हॉरिजॉन्टल है, और एक्सिस 2 जो है वो वर्टिकल है, आपके सामने दी गई है इस तरीके से, एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2। ठीक, ये दोनों क्या है, इस डिस्क के या फिर इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के ही अंदर है और आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना। ये इस एक्सिस और इस एक्सिस देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद एक्सिस 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ 1 and 2। अब 1 और 2 सेम प्लेन में है, किस प्लेन में है, इस डिस्क के प्लेन में है, तो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस। ठीक, कैसी एक्सिस, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो। ठीक, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरीके से सेम हो, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये दोनों जो एक्सिस है, एक्सिस 1 और एक्सिस 2, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन, जिस तरफ हम लोग बैठे, आप बैठे या मैं बैठे, वहां से उस वाले प्लेन में ऐसे अंदर जाते हुए एकदम, यानी कि आउट ऑफ दिस प्लेन या फिर इनसाइड दिस प्लेन एक्सिस पास करती हुई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो अगर ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो तीसरी एक्सिस है ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, या तो जो कि या तो बाहर आ रहे हैं या फिर अंदर जा रहा है। तो एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस जो हैं वो हम साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों एक्सिस क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन तीनों एक्सिस के अबाउट, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। और देखिए क्या लिखा जाता है कि आई जेड जेड, है ना, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस थर्ड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ two moment of inertia which are perpendicular to each other and perpendicular to the third axis।
आई एक्सेस और आई वाई वाई दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे, और है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्लस जो तीसरी एक्सिस है इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों एक्सिस जो है वो आपस में अगर परपेंडिकुलर हो तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी भी एक एक्सिस का बाकी दो के सम के बराबर होता है। सो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आई जेड जेड ही बराबर हो इन दोनों के अबाउट, आई एक्स एक्स भी बराबर हो सकता है ना, आई जेड प्लस आई वाई के, कोई किसी भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो के सम के बराबर हो सकता है। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में दिक्कत ये आती है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर ना हो, है ना, और 3 डायमेंशनल में जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम लोग। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के लिए ये बिल्कुल, है ना, वैलिड है, एप्लीकेबल है, बट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 एक्सिस नीड नॉट टू बी द सेंटर ऑफ मास, इट कैन बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक, क्या बोला गया है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन सा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास ही हो हमारा, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, बस ये तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए और ये इन द प्लेन ऑफ बॉडी होना चाहिए, विच लाइज ऑन द बॉडी और इवन आउटसाइड। इसके बाहर भी लाई कर सकता है, इसके अंदर भी लाई कर सकता है, इस बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो रूल है वो तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, इसी की तरह एक और थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए क्या है कि लेट अस से कि एक हमारे पास बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक एक्सिस है ना। लेट अस से कि ICM जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है ना। ये बॉडी है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, लेट अस से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है इसका। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से एक एक्सिस पास करा दीजिए। ठीक, एक्सिस पास करा दिया तो उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया ICM से, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक, लेट अस से कि एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं IAB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन AB। ठीक, और ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो IAB और ICM को हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं एंड द रिलेशन इज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट लाइन AB के लाइन, सॉरी, AB जो एक्सिस है या जो लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हमें क्योंकि नोन होता है इसलिए उसके अबाउट लिखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर, प्लस m इंटू डी स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन about which we want to write the moment of inertia and center of mass, है ना, कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है उसके और जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस, यानी कि m इंटू डी स्क्वायर। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अबाउट फाइंड कर सकते हैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो। वो लाइन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि जिस लाइन के अबाउट हमें फाइंड करना है वो लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए
एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट हमें पहले से पता है, ICM, चूंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पहले से जो पता है उस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं। लेट अस से कि मुझे कोई तीसरी एक्सिस है, ये कोई तीसरी एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। लेट अस से कि CD है, ये एक एक्सिस है जो CD है और इसका डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है वहां से इसका डिस्टेंस x है। तो क्या लिखूंगा मैं, ICD यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस m इंटू कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस विथ सेंटर ऑफ मास। तो वो कितना है, x। सेंटर ऑफ मास से मेरा कहने का मतलब है कि एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो। क्लियर है बात, है ना। जैसे हम लोगों ने फाइंड किया था कि ये पेन है, ठीक, या एक लीनियर रॉड मान लेते हैं, ये रॉड है, इस रॉड का इस सेंटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, कितना आया था, ml²/12 आया था, ठीक। अब अगर मैं इस एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं कि कोई भी ये एंड है या ये एंड है, ये जो लाइन है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है ml²/12। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट अगर मुझे मालूम, पता करना है या जानना है तो मैं क्या करूंगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्लस m इंटू डी स्क्वायर कर दूंगा और वो d डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सेंटर से इस एंड तक का जो डिस्टेंस है। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में मुझे कोई दूसरे पॉइंट या दूसरे एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल सकता है। तो ये दोनों ही थ्योरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हो आपस में तो हम तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट कर सकते हैं, है ना। किसी भी दो के अबाउट अगर आपको मालूम है तो तीसरे के अबाउट ऑटोमेटिक आपको पता चल सकता है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, वहां पे सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं था, है ना। जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है और तीसरे के अबाउट निकालना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, वहां पे सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं था। बट यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अगर आप उस चीज को अप्लाई करेंगे, है ना, इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी नोन है, जो ICM है, वो सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट है, वो किसी और एक्सिस के अबाउट में हम नहीं लिख सकते, ठीक। उसमें ऐड हो जाएगा क्या, m इंटू जो भी एक्सिस, जो नई एक्सिस हमने सेंटर से जितने डिस्टेंस पे लिया है वो डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन में है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू यूनिफॉर्म जॉइंट रॉड्स हैविंग मास m ईच अबाउट पॉइंट P एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, किसके अबाउट फाइंड करना है, अबाउट पॉइंट P एज शोन इन फिगर, ठीक। ये जो पॉइंट P है इसके अबाउट इन दोनों रॉड्स का जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस P पॉइंट के अबाउट, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम दोनों ही थ्योरम का यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, दोनों को हम लोग अलग नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक। तो दोनों ही रॉड का, है ना, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी नोन है, जो इनके सेंटर ऑफ मास है या फिर जो इनका सेंटर है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पता कैसे करना है, तो ये इनसाइड द प्लेन यानी कि आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन जो हम लोगों की तरफ एक्सिस है, उस प्लेन, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे
और फिर उसको पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 2 पहले मैं लिखता हूं इस पॉइंट P के अबाउट, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस रॉड 2 का, है ना, इस P के अबाउट तो हमने डिराइव किया ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ 2 अबाउट द पॉइंट P कितना होता है, ml²/3, है ना, ये हम लोगों ने डिराइव किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 1, है ना, इसको भी नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, ठीक। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 अबाउट पॉइंट P फाइंड किया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 1 अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट A, है ना, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट A। तो ये जो A पॉइंट है इसके अबाउट पास करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ml²/12 होता है, सॉरी ml²/12 होता है, जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ रॉड से पास करता है और इस रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। अब इसके अबाउट मुझे पता है, तो ये पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि सेंटर जो रॉड का है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास अगर मुझे पता है तो ये जो एक्सिस जो P से पास करेगी वो बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल होगी जो A से पास कर रहा है, जो एक्सिस P से पास करेगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी उस एक्सिस के जो यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है पॉइंट A के। तो अब मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, किससे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, तो अब ये I1A जो है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा, है ना, किसका, रॉड 1 का। तो इसको पैरेलली हमें शिफ्ट करना है P पॉइंट पे। तो ये क्या डिस्टेंस चाहिए इस केस में हमें, कि ये जो डिस्टेंस है A पॉइंट का और P पॉइंट का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि d² विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, l/2 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, l² प्लस l/2 स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस हो जाएगा। क्या यूज किया है मैंने, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है ना, सबको समझ में आ रहा होगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये कितना हो गया, ये l²/4, ये l², यानी कि आंसर आएगा हमारा 5l²/4। किसकी वैल्यू हो गई, d² की, यानी कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5l²/4, ठीक। तो अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के I ऑफ P लिख सकता हूं, है ना, I ऑफ P ऑफ रॉड 2, उल्टा लिख दिया है मैंने, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 2, है ना, अबाउट एक्सिस 1, और सॉरी अबाउट पॉइंट P, पॉइंट P के अबाउट अब लिखना है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे, एक तो हमें जो नोन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नोन कितना होता है, ml²/12 होता है, वो लिख दिया हमने, ml²/12, ml²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पैरेलल एक्सिस के अबाउट अब शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लिख देंगे ml²/12 और उसको m इंटू d² पे शिफ्ट कर देंगे। हाँ, तो क्या कहा हमने, पैरेलल शिफ्ट करना है। पैरेलल शिफ्ट करने में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्लस ml²/12 प्लस m इंटू d², ठीक। तो मास तो इसका, मास तो m ही रहेगा, इंटू d। अब वो डिस्टेंस हमने फाइंड किया, डिस्टेंस कितना है, 5l²/4 अंडर रूट, यानी d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5l²/4,
ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं हम। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 तो 3 ml स्क्वायर प्लस 5 ml स्क्वायर यानी कि 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर बाई 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 2/3 ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P हमने निकाल दिया। कैसे निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 2 निकाला पहले। रॉड 2 में भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते थे कि ml स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट होता है तो उसको P पॉइंट पे शिफ्ट कर दे यानी कि L/2 डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दे। बट हमने पहले ही फाइंड किया था कि अबाउट है ना, एक एंड, एक रॉड का अबाउट 1 एंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो यूज कर लिया, यानी कि रॉड 2 का तो P पॉइंट के अबाउट हमें पता है पहले से। अब रॉड 1 का भी P पॉइंट के अबाउट हमें फाइंड करना है। तो P पॉइंट के अबाउट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास की हेल्प ली, कि रॉड 1 का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था तो उसको d डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया है। जनरली है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ऐसा भी कह सकते हैं कि शिफ्टिंग थ्योरम, पैरेलली हम शिफ्ट कर देते हैं। जैसे एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं कहीं पे भी, वैसे ही यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक फैक्टर जुड़ जाता है, कौन सा, m इंटू डी स्क्वायर, मास ऑफ द सिस्टम इंटू डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है उसको। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट डायमीटर, है ना। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है। ठीक, इसके डायमीटर के अबाउट अब हमें फाइंड करना है। ठीक, ये कोई भी एक इसका डायमीटर हो सकता है, इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें। ठीक, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने, अगर आप याद थोड़ा सा करेंगे तो आपको याद आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हमने फाइंड किया था, कितना आया था, mr स्क्वायर बाई 2 आया था। किसके अबाउट आया था, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क होता है, यानी कि I ऑफ CM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया है, और वो कितना आया था, वो आया था mr स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 आया था, हमने फाइंड किया था। यानी कि परपेंडिकुलर जो ये प्लेन है डिस्क का, इस डिस्क के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास आउट करते हुए, उसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 किया था। अब लेट अस से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें फाइंड करना है वो डायमीटर के अलोंग I है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा जो डिस्क होगी टस से, है ना, कि मान लो कि ये एक सर्कुलर डिस्क है ना, ये एक सर्कुलर डिस्क है, और ठीक है इसी को मान लेते हैं कि ये सर्कुलर डिस्क है। ठीक, अब ये सर्कुलर डिस्क में ये वाला जो एक्सिस होगा, है ना, वो सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो गया, ये डिस्क का प्लेन है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लेन है। अब जो एक्सिस हमने लिए जिसके अबाउट फाइंड करना है वो कौन सी एक्सिस है, वो यही एक्सिस है, ये डायमीटर के अलोंग, ये डिस्क था तो ये डायमीटर। अब ये वाली ली जाए या फिर ये वाली ली जाए, दोनों में तो बात बराबर ही है, समझ रहे। तो यानी कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस I की बात करूं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट अस से दिस इज एक्सिस A एंड दिस इज एक्सिस B। क्लियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट B, दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बराबर होंगे। मान लो कि ये x एक्सिस के अलोंग है और ये y एक्सिस के अलोंग है, जो A और B एक्सिस है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ICM will be equal to IX प्लस IY, कोई दिक्कत, IX प्लस IY, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब IX और IY सेम है, उसको हमने I से डिनोट किया तो यहाँ 2I लिख सकते हैं। 2I इज इक्वल टू I ऑफ CM,
सेंटर ऑफ मास, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर जो है वो ICM/2 आ जाएगा, ICM/2 आ जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेसिकली हमारा, तो mr²/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा mr²/4, mr²/4 आ जाएगा, सॉरी। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, कि कोई भी जो डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट कैसे रोटेट करती है चीजें, इस तरीके से रोटेट करती है ना। ये डायमीटर हो गया मान लीजिए, तो डायमीटर के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। और अगर एक्सिस होता तो एक्सिस के अबाउट कैसे, ये डिस्क है, ये इसके ऊपर ये एक्सिस है, इसके अबाउट कैसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है ना। और अगर डायमीटर, ये डायमीटर लगेगा तो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक। तो दोनों ही डायमीटर के अबाउट वो कैसे, ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा। समझ में आ रही है बात। तो mr²/4 हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। क्या किसका यूज किया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम लोग लिखा है ये चीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं, है ना। इनका डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन ठीक है हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम फॉर्मूला अगर डायरेक्टली यूज़ करेंगे, याद रखेंगे, तो टाइम भी बचेगा हमारा, है ना। तो सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ओके, 2/5 mr²। हॉलो स्फेयर है तो 2/3 mr²। रिंग के अबाउट हमने डिराइव किया था mr²। डिस्क के लिए हमने डिराइव किया था mr²/2, है ना। अगर सर्कुलर आर्क हो, यानी कि एक आर्क है जो सेंटर पे 30 डिग्री 60 डिग्री कितना भी एंगल सबटेंड कर सकता है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी अगेन mr²/2, है ना। रिंग को अगर हम आधा भी कर देते हैं, है ना, रिंग को आधा कर देते हैं तो भी उस सेंटर ऑफ मास तो नहीं कहेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो जाएगा, बट एक्सिस अगर हम लोग सेम यही रखेंगे जहाँ से r डिस्टेंस, सेमी सर्कुलर रिंग की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr² ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो जो मास है उस एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ना, ठीक। रेक्टेंगुलर प्लेट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग रॉड के लिए फाइंड करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। वहाँ क्या है, सिर्फ लेंथ था, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही टर्म आ जाता है। वहाँ ml²/12 था, यहाँ ma² प्लस mb² आ जाता है, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही, ठीक। स्क्वायर प्लेट की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो स्क्वायर प्लेट की अगेन अगर परपेंडिकुलर जो प्लेट है हमारा, उस प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बात करेंगे तब तो आएगा ma²/6। ma²/6 कैसे आएगा, रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले में डाल के देख लीजिए, यहाँ पे a² प्लस a² हो जाएगा, यानी कि 2a², तो ma²/6 आ जाएगा। बट यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, किस एक्सिस के अबाउट है, देखो उस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही है। EF जो एक्सिस है वो स्क्वायर प्लेट को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रही है, जो एक्सिस उस एक्सिस के अबाउट है। और DC एंड AB कौन सी है, डायगोनल वाली एक्सिस है जो उसी प्लेन में है और डायगोनल से पास हो रही है। तो इन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, दैट इज ma²/12। ma²/12 आसान भी है याद रखना, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल प्लेट के लिए भी है, ये स्क्वायर प्लेट के लिए भी है, और ये रॉड के लिए भी है। किस किस एक्सिस के अबाउट है वो हमें याद रखना चाहिए, है ना। एक में ma²/12 रेक्टेंगुलर प्लेट है या रॉड है हमारा, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है और उस प्लेट के, उस रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक। क्यूबॉइड की अगर 3D स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो क्यूबॉइड में अगर, है ना, A और B, है ना, जिसमें ब्रेड्थ या हाइट जो है वो B ही लिया जाए, C ना लेके B ही लिया जाए दोनों, तो ये आएगा ma² b², है ना, /12। अगर तीनों साइड A B C तीनों अलग अलग साइड है तो फिर यहाँ पे एक प्लस C² हो जाएगा, है ना, ma² प्लस b² प्लस c²/12।
ठीक, चलिए, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ यूजफुल ऑब्जेक्ट्स के, जो अगर हमें याद रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम क्वेश्चन को और आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हर टाइम पे है ना, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं कि हर टाइम पे हम उनके लिए डिराइव नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ फॉर्मूले हम याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी देखा था कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। अ सिस्टम, अब यहाँ रोटेशन में देखिए, रोटेशन में क्या हो जाएगा कि अ सिस्टम is in mechanical equilibrium if it is translational as well as rotational equilibrium। अभी तक तो हम ट्रांसलेशनल को पढ़ते आते थे कि नेट फोर्स अगर किसी पे जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है, बट अगर उसे सही मायने में इक्विलिब्रियम में रहना है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों ही क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल कंडीशन में। ओके, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम है, जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, वो रोटेशनल इफेक्ट और ट्रांसलेशनल इफेक्ट दोनों ही उसमें जीरो होना चाहिए। दोनों जीरो होने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है? द कंडीशन इज दैट कि नेट फोर्स एफ नेट एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, एंड in addition to this net torque on body must also be zero, है ना। नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है? नेट फोर्स से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा और नेट टॉर्क्स अगर जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा, और कोई भी इक्विलिब्रियम में है यानी कि बॉडी स्टेबल है, बॉडी स्टेबल है यानी कि बॉडी पे नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो। क्लियर? अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमने पहले भी पढ़ा है, तीन तरह के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नेट टॉर्क तो जीरो होगा, बट देखिए तीन केसेस में लेता हूं। लेट अस से कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसी में तीन केस लेते हैं हम लोग। तीनों केसेस में जो रॉड है वो तीन अलग अलग पॉइंट से हिंज्ड है, ठीक, इस तरीके से। सॉरी, पहले वाले केस में इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर देते हैं हम लोग, दूसरे वाले केस में इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर देते हैं, और तीसरे वाले पॉइंट में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इसका सेंटर है इस रॉड का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इस पॉइंट के अबाउट कर देते हैं। अब तीनों पॉइंट में देखते हैं, देखिए चीज़ें क्या क्या होगी, क्या इफेक्ट आएगा इसमें। तो इस वाले पहले वाले एग्जाम्पल में जब हम फोर्स लगाएंगे, है ना, एंड दिस इज एग्जाम्पल 3, तो पहले वाले में जब हम फोर्स लगाएंगे, इधर मान लीजिए फोर्स लगाया, तो इसमें क्या होगा कि इसकी वजह से एक नेट टॉर्क आएगा। ये फोर्स F है ना, तो इस फोर्स का इस हिंज पॉइंट के अबाउट लेट अस से कि डिस्टेंस D है, जो भी इस रॉड का लेंथ है, ठीक, तो दिस D क्रॉस F जो है वो टॉर्क आ जाएगा इसमें, तो इस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा। अब जब आप ये टॉर्क हटाएंगे, है ना, यानी कि नेट टॉर्क जीरो कर देंगे, तो उस केस में ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट वापस अपने इसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि नेट टॉर्क जैसे ही जीरो हुआ, ये ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में था, जिस इक्विलिब्रियम स्टेट में था, ये वापस उसी स्टेट में आ गया, यानी कि दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, कि ऑब्जेक्ट को हमने डिस्टर्ब किया, उसको कुछ टॉर्क लगाया, उस पर कुछ फोर्स लगाया, बट वो रिमूव होने के बाद, यानी कि नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो करने के बाद ऑब्जेक्ट वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले रहा है। ठीक, नेक्स्ट दूसरे वाले में देखिए कि आप फिर से सेम फोर्स F यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक, तो इस फोर्स का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, और इस हिंज पॉइंट के अबाउट, ये जो हिंज पॉइंट है इसके अबाउट टॉर्क भी आएगा,
ठीक, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा टॉर्क लगाया और फिर नेट टॉर्क जीरो कर दिया, यानी कि फोर्स रिमूव कर दिया। इस वाले केस में क्या होगा, जब इस पे आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये हल्का सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब हल्का सा जब ये आगे शिफ्ट होगा तो लेट अस से कि जब ये इस पोजीशन में शिफ्ट होगा, शिफ्ट होके एट अ लेटर टाइम इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस पोजीशन में आने के बाद अभी देखिए इसका mg फोर्स जो पहले नीचे लग रहा था वो अब इस तरीके से लगेगा नीचे। तो ये mg फोर्स अब क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स तो यहां से इस पॉइंट से ऊपर लगेगा और mg इस पॉइंट से नीचे लग रहा है, तो एक नेट टॉर्क इसके अंदर डेवलप हो जाएगा और वो टॉर्क क्या करेगा, इसको नीचे गिरा देगा। यानी कि नेट फोर्स या नेट टॉर्क जो अप्लाइड है वो जीरो करने के बाद भी इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे गिर जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर गया तो यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम तो है यहाँ पे भी, है ना, नेट टॉर्क हमने फोर्स जो लगाया था वो रिमूव कर दिया, अब कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। बट जैसे ही हम इसको, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ये वापस से अगेन इस केस में आ जाएगा और मतलब इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा। और इस केस में ओरिएंट होने के बाद भी अब इस पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में तो ये फिर भी आ गया है, बट ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट केस है हमारा, है ना, नेक्स्ट केस में देखिए कि हम फिर से फोर्स F लगाते हैं, लेट अस से कि यहाँ पे F फोर्स लगा दिया, ठीक। किसके अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट हिंज है उसी के अबाउट कोई भी चीज रोटेट होगी तो उसके अबाउट हम फाइंड करेंगे। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये जो रॉड है वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हो गई है, ठीक, इस तरीके से इंक्लाइंड हो गई। तो अब इस तरीके से जब ये इंक्लाइंड होगी तो इसका मोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, कि फोर्स हमने थोड़ा सा लगाया, उसके बाद फोर्स को विड्रॉ कर दिया, तो नेट टॉर्क आपने कुछ लगाया फिर हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो जब नेट टॉर्क रिमूव कर देंगे आप, है ना, नेट टॉर्क रिमूव कर देंगे तो उस केस में अब इसमें सोचिए कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ये रोटेट करने लगेगा या फिर जिस पोजीशन में आप छोड़ेंगे ये उसी पोजीशन में रह जाएगा। तो अगर हम लोग फिजिक्स अप्लाई करें और फिजिक्स के तौर पे बात करें तो ऑब्वियसली जब इसको आप इस कंडीशन में छोड़ेंगे तो mg तो नीचे ही लगेगा और यहां से जो रिएक्शन फोर्स होगा हिंज का वो ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो mg और n की वजह से टॉर्क अभी भी जीरो आएगा और नेट फोर्स भी जीरो आएगा। तो जब इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है तो उस केस में तो ये ना नीचे जाएगा और ना ऊपर जाएगा, यानी कि जिस पोजीशन से आप फोर्स रिमूव करेंगे ये उसी पोजीशन पे अटक जाएगा। जबकि इस केस में क्या था कि mg इस पॉइंट के अबाउट आ रहा था और नॉर्मल इस पॉइंट के अबाउट आ रहा था, तो यहाँ पे एक नेट टॉर्क आ जा रहा था जो इसको नीचे गिरा देता और नीचे गिरने के बाद फिर से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। तो दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो केस है जिसमें ये जो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम जहां छोड़ रहे हैं वो वहीं पे रह जा रहा है, यानी कि दिस इज इन अ केस ऑफ न्यूट्रल, है ना। आप पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे तो ये पॉजिटिव इफेक्ट पे जाके रुक जाएगा, आप नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे तो नेगेटिव पे जाके रुक जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो लेफ्ट में जाके रुक जाएगा। जहां पे भी आपने इस पे नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो किया वो वहां पे रुक जाएगा। तो दिस केस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। और वर्क पावर एनर्जी में इन इक्विलिब्रियम्स को और ज़्यादा डीप से समझते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट है उसका कब सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, कब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो उस लेक्चर को, उस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है, ताकि उससे भी हम आसानी से समझ पाएँ कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन बनाते हैं और उस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से पता करते हैं कि उसका जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो वहां से वो जो है वो एक बेटर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्योंकि रोटेशनल वाले इफेक्ट को समझाना था इसलिए क्या चीज होनी चाहिए, नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए।
ठीक, ओके देन। हाय, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसी इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कि क्या क्वेश्चन है, 2 बॉयज weighing 20 kg and 25 kg है ना, आर ट्राइंग टू बैलेंस अ सीसॉ ऑफ टोटल लेंथ 4 मीटर। ठीक है, एक सीसॉ है जिसका लेंथ 4 मीटर है और उसको 2 बॉयज बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक 20 kg का है और एक 25 kg का है। ठीक, विद द फलक्रम एट द सेंटर, ये फलक्रम बिल्कुल सेंटर में है। इफ वन ऑफ द बॉयज सिटिंग एट एंड वेयर शुड द अदर सिट, है ना, अगर एक बॉय लेट अस से कि 25 kg वाले को हम यहाँ बिठा देते हैं, एक बॉय एंड पे बिल्कुल बैठ गया है जिसका वेट 25 kg है, तो दूसरे वाले बॉय को कहाँ बैठना चाहिए, है ना, जस्ट वाइस वर्सा क्वेश्चन है कि 20 kg वाले को अगर हम यहाँ बिठाते तो 25 kg वाला उधर बैठेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक, ओके, तो 20 kg वाले जो बच्चा है, 20 kg वाला है ना, तो 20 kg वाले बच्चे को लेट अस से कि x डिस्टेंस पे हमने बिठा दिया। ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम में यानी कि बैलेंस होने के लिए कहाँ क्या होना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा प्लस नेट टॉर्क 0 होना पड़ेगा। तो नेट फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस करेंगे आपस में, है ना। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ N1 और इस पे भी एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा लेट अस से कि N2। ये किस पे, ये दोनों बच्चों पे लगा है, 20 kg एंड 25 kg। उन दोनों का जो मासेस है mg वो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, है ना, वो बैलेंस करेंगे। ठीक, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो फलक्रम जो सीसॉ है हमारा उसने बच्चों पे लगाया, तो बच्चे भी यही नॉर्मल रिएक्शन किस पे लगाएंगे, सीसॉ पे लगाएंगे। सीसॉ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा जो बॉय पे लगाया। ठीक, ये बॉय कितने केजी का है, 20 kg का है। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन सेम होंगे, कितने होंगे, N2 की वैल्यू 20 kg होगी और N1 की वैल्यू 25 kg होगी। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो रहना ही है, बैलेंस तो होनी चाहिए फोर्सेस। अब क्या होना चाहिए, अगर ये सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो नेट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। इसका नेट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं इस फलक्रम के अबाउट, है ना, जो मिड पॉइंट है इसी मिड पॉइंट के अबाउट बैलेंस रहेगी चीजें। तो ये जो N1 है इसके लिए क्या करेंगे कि L/2 जो फलक्रम की आधी लेंथ है, L/2 ओके, L/2 है ना, R क्रॉस F, F कौन सा, N1, L/2 इंटू N1 मस्ट बी इक्वल टू, है ना, इसका टॉर्क जो है वो N2 के टॉर्क के बराबर होना चाहिए। और N2 का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ x हमने उस बच्चे को बिठाया है ना, ताकि वो बच्चा ना गिरे। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि 25 kg का है तो 20 kg वाला तो जाहिर सी बात है कि एंड पे जाके बैठेगा, बट एंड पे जाके बैठने से ही बैलेंस नहीं होती है कंडीशंस, है ना। और तभी एक तरफ भारी और एक तरफ हल्का आदमी बैठा है, हल्का आदमी ऊपर बैठेगा, लेकिन वो हल्का आदमी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के जाके बैठेगा, है ना, तो कंडीशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छा 20 kg को हम लोग अगर यहाँ पे आके बिठाएं तो फोर्स बैलेंस हो सकता है क्या, आई डोंट थिंक कि हो सकता है। 20 kg को हमें एंड पे बिठाना पड़ेगा और 25 kg को आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 20 kg का तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इज L/2 इंटू 20 होगा, है ना। तो मासेस मैंने गलत लिख दिए, यहाँ 25 kg होना चाहिए और यहाँ 20 kg होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग क्यों ये, है ना। 20 kg को अगर मैं 25 kg को एंड पे बिठा दूंगा तो 25 kg का जो टॉर्क होगा उसके टॉर्क को 20 kg तो कभी बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली 25 मतलब ज़्यादा वेट वाला उसको बैलेंस करने के लिए आगे पीछे बैठेगा। ठीक, तो N1 इंटू एक्स इंटू N2। ठीक, N1 की वैल्यू कितनी है, तो N1 की वैल्यू 200 न्यूटन, है ना, L/2 यानी कि 4/2 दैट इज 2 इंटू, है ना, 200 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स इंटू N2 कितना है 250 न्यूटन,
25 kg की वजह से, तो x विल बी इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 4/5, 8/5, 8/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि 1.6 मीटर फ्रॉम फलक्रम, जो सेंटर पॉइंट है वहां से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ये बैठता है, यानी कि 8/5 पे, है ना, 1.6 पे बैठेगा, तो ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं और ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इसको। देखिए क्या क्वेश्चन है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m 15 kg leans against a smooth vertical wall, ठीक है, ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है, क्वेश्चन क्लियर रहे आप लोगों को, है ना। और इस तरीके से एक रॉड है नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और ये जो वर्टिकल वॉल है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन वाइज यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगा। क्लियर है? ठीक, तो ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। मान दिया हुआ है 15 kg। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और कुछ भी डाउट हो तो आप उसे पूछिए। ठीक, ओके देन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।